प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अजयपाल सिंह एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं गांधीवादी आंदोलन को जानने और समझने के एक प्रयास में। पिछली क्लास में आपने यह जाना कि एक साधारण गांधी असाधारण गांधी कैसे बन गया। उनका पहला सत्याग्रह कौन सा था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन, जिसे असहयोग आंदोलन कहा गया, किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ? फिर ऐसा क्या हुआ कि उस नेतृत्व यानी गांधी जी को वह आंदोलन स्थगित करना पड़ गया? उन दिनों हम आप होते तो शायद हम भी गांधी जी के इस निर्णय की घोर निंदा करते, किंतु संभवतः साध्य के साथ साधन की पवित्रता पर जोर देने वाले सत्य और अहिंसा के प्रतीक गांधी जी द्वारा संघर्ष विराम संघर्ष की नीति व जनमानसिकता को ध्यान में रखकर लिया गया यह निर्णय उन परिस्थितियों में सर्वथा उचित ही हो। प्रसिद्ध इतिहासकार कूपलैंड ने इस विषय में लिखा कि गांधी जी ने आंदोलन को क्रांतिकारी बनाने के साथ लोकप्रिय बना दिया। अभी तक आंदोलन नगरों तक सीमित थे, अब यह ग्रामीण जनता तक पहुंच गया। गांधी जी के व्यक्तित्व ने भारतीय ग्रामों में जागृति उत्पन्न कर दी थी। खैर, यह सही है कि अचानक से असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाना कई लोगों को ग्राह्य नहीं हुआ। गांधी जी को असफल करार दे दिया गया और भारतीय राजनीति में कांग्रेस से फूटकर असहयोग आंदोलन के स्थगन के अगले ही वर्ष यानी 1923 ईस्वी में एक नई पार्टी स्वराज दल का गठन हो गया। चित्तरंजन दास अध्यक्ष व महामंत्री मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज दल के जनप्रभाव में निरंतर वृद्धि होने लगी। इधर गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में आगे बढ़ने से पहले जनजागृति और सामाजिक समानता के प्रयास में अपने आप को जोड़ लिया। इस दौरान अपने जीवन काल में मात्र एक बार गांधी जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद स्वीकार किया। याद रखें कि केवल 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन में ही गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकारी थी। 1927 ईस्वी में गठित साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बंबई यानी भारत पहुंचा। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। विरोध करते समय सिर पर लाठी के प्रहार से लाला लाजपत राय जी शहीद हो गए। भारतीयों का अंग्रेजी सरकार के खिलाफ रोष बढ़ने लगा। 1929 ईस्वी के लाहौर कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषणा की कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। यह सब देखते हुए एक बार पुनः गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी। 30 जनवरी 1930 ईस्वी के यंग इंडिया में एक लेख के द्वारा सरकार के समक्ष उन्होंने कुछ मांगें रखी। साथ ही यह भी कहा कि यदि सरकार ने इन्हें स्वीकार नहीं किया तो सत्याग्रह छेड़ दिया जाएगा। वे मांगे थी, रुपए की विनिमय दर को घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे किया जाए, लगान 50% कम किया जाए, सिविल सर्विस के कर्मचारियों का वेतन आधा किया जाए, पूर्ण नशाबंदी लागू किया जाए, भारतीयों को बंदूकें रखने का लाइसेंस दिया जाए, नमक पर से कर समाप्त किया जाए, अहिंसात्मक ढंग से कार्य करने वाले राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए, गुप्तचर विभाग बंद कर दिया जाए अथवा उस पर सार्वजनिक नियंत्रण स्थापित किया जाए, तटीय सहायता रक्षक विधेयक पारित हो, सैनिक व्यय में कम से कम 50% की कटौती की जाए, रक्षात्मक शुल्क लगाए जाए और आयातित कपड़ों के आयात में कमी की जाए। सरकार ने मांगे नहीं मानी। इस पर गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़कर करना उचित समझा।
क्योंकि नमक समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर गरीब वर्ग की जीवनचर्या को सीधे प्रभावित करता है। गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को पत्र लिखकर चेतावनी दी कि यदि 11 मार्च तक उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो 12 मार्च 1930 ईस्वी से वे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। इस चेतावनी का भी वायसराय पर कोई असर नहीं हुआ। इस पर गांधी जी को कहना पड़ा, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, परंतु मुझे रोटी के बजाय पत्थर मिला। उन्होंने आगे कहा कि मैं इस कानून को नहीं मानता। देश में डंडे के जोर पर शांति स्थापित है। मैं इससे ऊब गया हूं। मुझे बड़ा दुख होता है। मैं डंडे के जोर पर स्थापित शांति को भंग करना चाहता हूं। इस शांति से राष्ट्र की सांस रुक रही है। यह 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रातः 6:50 पर साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 241 मील दूर डांडी नामक स्थान पर पहुंचने के लिए पदयात्रा आरंभ कर दिया। 24 दिन में यह यात्रा पूरी हो गई। 5 अप्रैल को गांधी जी व उनके सहयोगी डांडी पहुंच गए। 6 अप्रैल को गांधी जी प्रातःकाल समुद्र तट पर पहुंचे तो भारत कोकिला सरोजिनी नायडू ने कहा कि विधिभंजक आपका स्वागत है। इसी के साथ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। 9 अप्रैल को इस आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा की गई, जिसमें प्रमुख बातें थीं कि गांव-गांव में नमक कानून तोड़ा जाए, छात्र सरकारी विद्यालयों को व कर्मचारी सरकारी कार्यालयों का त्याग कर दें, विदेशी वस्त्रों को जलाया जाए, सरकार को कर न दिया जाए, महिलाएं शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर विरोध स्वरूप धरना दें। गांधी जी ने आंदोलनकारियों से सत्याग्रह के सत्य और अहिंसा पर अडिग रहने को कहा और लोगों ने उन पर अटूट विश्वास और श्रद्धा के साथ यह कर दिखाया, जिसका एक उदाहरण गुजरात के धरसाना में न्यू फ्रीमेन के संवाददाता मिलर ने स्वयं देखा और लिखा कि 18 वर्ष के मेरे संवाददाता के जीवन में मैंने जैसे हृदय विदारक दृश्य धरसाना में देखे वैसे और कहीं भी नहीं देखे। इसमें सबसे बड़ी विचित्र बात स्वयं सेवकों का अनुशासन था। ऐसा मालूम होता था कि इन स्वयं सेवकों ने गांधी जी के अहिंसा धर्म को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया है। गांधी जी का यह आह्वान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत तक पहुंच गया, जहां पर सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में लाल कुर्ती नामक संस्था ने अंग्रेजों का विरोध किया। यह उल्लेखनीय है कि इनके अलावा अन्य मुसलमानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन से स्वयं को दूर रखा। पश्चिमी सीमा प्रांत की ऐसी स्थिति देखकर 18वीं रॉयल गढ़वाल राइफल्स को वहां भेजा गया। किंतु हमें गर्व है चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व पर, जिन्होंने आंदोलन कर रही निहत्थी जनता पर गोली चलवाने के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। इन मानवता प्रेमी व देश प्रेमी सिपाहियों को कड़ी सजाएं दी गई और सरकार ने आंदोलन के खिलाफ कठोर दमन चक्र चलाना शुरू कर दिया। लुई फिशर ने उन दिनों के दृश्य के विषय में कहा कि अंग्रेजों ने भारतीयों को लाठियों व बंदूकों की बटों से मारा, पर भारतीयों ने न तो पीछे अपने कदम रखे और न ही वे गिड़गिड़ाए। इससे इंग्लैंड लाचार हो गया और भारत अजेय बन गया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप विश्व का ध्यान भारत की ओर आकृष्ट हुआ। यह भी उल्लेखनीय है कि इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मजदूर, किसान सभी गांधी जी के साथ खड़े दिखे। वायसराय इरविन को भारत सचिव की ओर लिखे पत्र में कहना पड़ा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी अंग्रेज या भारतीय को जितना अनुमान था उससे कहीं अधिक गांधी जी ने
हिंदुओं में राष्ट्रीय आंदोलन फैला दिया है। हमारी नीति थी और आशा थी कि बड़े बड़े नेताओं को पकड़ लेने पर आंदोलन समाप्त हो जाएगा, परंतु इसमें हमको सफलता नहीं मिली। यह देखते हुए इरविन के प्रयासों से 12 नवंबर 1930 ईस्वी से 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। हालांकि सामान्यतः हम 3 गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं, किंतु कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि गोलमेज सम्मेलन एक ही था जो कि 3 चरणों में पूर्ण हुआ। मात्र दूसरे चरण में कांग्रेस की ओर से गांधी जी को सम्मिलित होना पड़ा था। चूंकि उन दिनों कांग्रेस ही अखिल भारतीय संस्था मानी जाती थी, इसलिए प्रथम व तृतीय सम्मेलनों का विशेष महत्व नहीं मानते हैं, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन के प्रथम और तृतीय चरण में कांग्रेस से कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। सम्मेलन का तीसरा चरण 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक चला। पहला सम्मेलन सांप्रदायिक प्रश्नों में ही उलझकर रह गया था और अंत में 5 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण गांधी जी ने स्थगित कर दिया। 29 मार्च को कांग्रेस ने भी इसकी पुष्टि कर दी थी। यह समझौता महत्व अवश्य रखता है, क्योंकि इसी समझौते के तहत एक तरफ गांधी जी की कटु आलोचना हुई तो दूसरी ओर इरविन की भी आलोचना हुई और इरविन को वायसराय के पद से हटाकर लॉर्ड विलिंगडन को नया वायसराय बना दिया गया। विलिंगडन ने कठोर दमन चक्र पुनः शुरू कर दिया। ऐसे में 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक चले गोलमेज सम्मेलन के दूसरे चरण में शामिल होने के लिए गांधी जी 12 सितंबर 1931 ईस्वी को राजपूताना नामक जहाज से यात्रा कर लंदन पहुंचे। ब्रिटेन में गांधी जी के माध्यम से सरकार और कांग्रेस को बराबरी का दर्जा देने के खिलाफ चर्चिल के नेतृत्व में तीव्र विरोध किया गया। चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा। गांधी जी के लंगोट धारक स्वरूप के लिए ब्रिटेन में स्वागत और आश्चर्य दोनों प्रकट किए गए। हालांकि इस सम्मेलन से कोई विशेष परिणाम न निकला, किंतु एक उल्लेखनीय घटना जरूर हुई, जो कि इतिहास में पूना पैक्ट कहलाती है। 16 अगस्त 1932 को हरिजनों को हिंदुओं से पृथक करने की साजिश के तहत मैकडॉनल्ड या सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा हुई। बाबा साहब अम्बेडकर इस घोषणा के समर्थन में थे, किंतु गांधी जी ने इस अगस्त घोषणा पर कड़ी आपत्ति दर्ज की और इसे वापस लेने के लिए दबाव बनाया। नहीं मानने पर 20 सितंबर से आमरण अनशन पर वे बैठ गए। बहुत कठिनाई से कई लोगों के प्रयत्नों के बाद गांधी जी और दलित मसीहा अम्बेडकर जी के बीच 26 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट हुआ। इस पैक्ट के अनुसार हरिजनों को हिंदुओं से पृथक नहीं माना गया, परंतु गांधी जी को यह शर्त भी स्वीकारनी पड़ी कि हरिजनों को पहले की अपेक्षा दोगुने स्थान प्रांतीय काउंसिल में दिए जाएं। कीथ ने इस समझौते के बारे में कहा कि यह समझौता हरिजनों के लिए स्पष्ट रूप से भौतिक लाभ व महात्मा गांधी के लिए आध्यात्मिक लाभ देने वाला था। धन्यवाद विद्यार्थियों, हम इसके आगे की चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे। बहुत जल्द आप ये जानेंगे कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कौन सी दिशा दी, उसके बाद उन्होंने क्या किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो क्यों कहना पड़ा, और अंत में हमारे देश की आज़ादी के बाद उन्हें नाथूराम गोडसे की गोली का शिकार क्यों होना पड़ा। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे बहुत जल्द अपने अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।